नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास सीडीपी के टॉप 50 प्रश्नों की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। कल हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट किया पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिनमें आपके 50 महत्वपूर्ण और प्रश्न करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सिलेक्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और अभी हमने देखा है पिछले 8 वर्षों से साथियों, जो ये हम 100 प्रश्न कंप्लीट करेंगे 8 वर्षों से लगातार जो है आपके 6 से लेके 8 नंबर तक इन्हीं 100 प्रश्नों से पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। राजशीट में टीटी फैमिली है, आपका परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। तो पहला प्रश्न है पार्ट 2 का कि जीवन की किस अवस्था को सुखद, वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है। तो वह अवस्था आपकी किशोरावस्था कहलाती है, जो 12 से लेके आपकी 18 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। तो जीवन की किशोरावस्था को जो है सुखद, वर्षा, प्रकाश की अवस्था कहा गया है। अनोखा काल की बात करेंगे, भटकने की अवस्था की बात करेंगे, इसी अवस्था पर पूरा डाल दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है सभी बालक जन्म से समान होते हैं। जी हाँ, ऐसे मनोवैज्ञानिक कौन है जिनका कहना है कि बालक जो है जन्म से सभी समान होते हैं। ऐसे आपके मनोवैज्ञानिक वाटसन है, जो व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं, जेबी वाटसन। जी हाँ साथियों, जेबी वाटसन मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जो है जन्म से समान होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग एवं समितियां विद्यालय और शिक्षक में से पाठ्यक्रम के निर्धारण में किसकी भूमिका होती है। प्रश्न को समझ लीजिएगा। देखिए, शिक्षा आयोग एवं समितियां की बात करेंगे, विद्यालय और शिक्षक में से पाठ्यक्रम के निर्धारण में से भूमिका की बात कर रहे हैं, किसकी भूमिका होती है, तो इन सभी की भूमिका होती है। ठीक है, शिक्षा आयोग समितियां की भी, विद्यालय की और शिक्षक की, इन तीनों की भूमिका जो है पाठ्यक्रम निर्धारण में होती है, तो इन सभी की हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां जो हैं किस प्रकार होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इन जो बालक होते हैं, इन बालकों की जो इंद्रियां पूछा गया है, तो इन बालक की इंद्रियां मतलब सोचने की बात कर रहे हैं। ऐसा होता होगा, देखते होंगे बालक, कोई बालक सोचने में देर करता है, ठीक है, कोई बालक सोचता रहता है, कोई बालक सोचकर फटाफट जवाब दे देता है, उत्तर दे देता है। तो प्रतिभाशाली जो बालक की इंद्रियां होती हैं वह क्या होती हैं, तीव्र होती हैं, यानी जल्दी सोच के जल्दी उत्तर दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे तीव्रता की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बाल अपराधियों को सुधारने के लिए जो है किसकी सहायता लेनी चाहिए। तो सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ साथियों, बाल अपराधियों को सुधारना है, उसके लिए आपको मनोचिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, कई बार पूछा गया है, रिपीट प्रश्न है। इस प्रश्न को हम वीवीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की कैटेगरी पर रख देते हैं। जी हाँ साथियों, प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण जो है कितने वर्ष बालकों के लिए है, सभी बताइएगा। तो स्टैनफोर्ड जो बिने स्केल बुद्धि परीक्षण है वह आपके 2 से लेके 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। कितने साथियों, स्टैनफोर्ड बिने स्केल जो बुद्धि परीक्षण है यह 2 से लेके 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल 1973 में, फिर 1960 में अपने सहयोगी मॉड मैरिल की सहायता से उसे पूर्णतः निर्दोष बना दिया। यह स्केल 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है और इसमें कुल कितने प्रश्नावली हैं अगर पूछा जाता है तो कुल इसमें 90 प्रश्नावली हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान। जी हाँ साथियों, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन थे, सभी बताइए। देखिए, बचपन में याद कीजिए, जब भी गुल्फी वाला आता था क्या क्या आवाज़ लगाता था, तो कहते हैं पोंपो वाला आ गया। यानी जब गुल्फी वाला आता था तो एक आवाज़ लगाता था पोंपो, तो सब बच्चे जान जाते थे कि गुल्फी वाला आ गया है। अर्थात मनोविज्ञान जो चेतना, हमारे अंदर जो चेतना आ जाती थी, कहीं आवाज़ सुनते थे कि गुल्फी वाला आ गया, मन में चेतना आ जाती थी, लालसा आ जाती थी। ठीक है, तो यही हम बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान को जो है चेतना का विज्ञान मानने वाले आपके पोंपो नाजी है। जी हाँ, चेतना लाना है तो पोंपो नाजी का नाम सरोपर ही लेना है। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान छात्र की बुद्धिलब्ध होती है। जी हाँ साथियों, ऐसे छात्र जिनको हम प्रतिभावान छात्र कहते हैं, ठीक है, तो प्रतिभावान छात्रों की जो बुद्धिलब्ध होती है
वह 140 प्लस होती है, यानी 140 से ऊपर होती है। और प्रतिभाशाली पूछा जाता है तो प्रतिभाशाली के 130 प्लस होती। ये दोनों चीज़ों का आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। आप लोगों के स्क्रीन पर है कि खेल का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो खेल का जो सामान्य अर्थ होता है वह चित्त की उमंग होता है। क्या होता है साथियों? चित्त की उमंग होता है। बालकों में किशोरावस्था का आरंभ किस वर्ष माना जाता है? तो बालकों में किशोरावस्था का आरंभ जो है 12 से लेकर 18 वर्ष, यानी आरंभ 12 और अंतिम 18। अगला प्रश्न है जो है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने बताया है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो बाल्यावस्था को जीवन को अनोखा काल बताने वाले कॉल और ब्रूस ने बताया है। नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे दिया गया है। सभी नोट्स पीडीएफ फाइल फ्री में प्राप्त कीजिए। हज़ारों नोट्स, हज़ारों पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाएंगे ठीक है। एग्जाम्स की बात करेंगे, टीटी से रिलेटेड आपके ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगे। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों को 3 पक्षों में विभाजित किया है। सीखने के उद्देश्यों का संबंध छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से होता है। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ब्लूम का जो वर्गीकरण है इस शिक्षा के उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। और व्यवहार परिवर्तन 3 प्रकार से होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक की बात करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान जो है किसके द्वारा की जाती है? तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान उस बालक की बुद्धि, अभिरुचि और उपलब्धि परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। बुद्धि के इकाई सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ, काफ़ी बार पूछा जाता है कि बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तब आपका जवाब ईस्टर्न एवं जॉनसन होना चाहिए। ठीक है, जॉनसन मेन इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। कहीं कहीं आपको जॉनसन भर दे दिया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसका जाता है? तो यहाँ पे किसकी जिक्र हुआ है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जिक्र हुआ है। तो इसको आरंभ करने का श्रेय CWBS को जाता है। नोट कर लेना है। अगला, वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना गया है? तो सभी लोग लगभग जानते होंगे, काफ़ी बार कहा जाए तो हर टीटी एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अपराधी प्रवृत्ति बालक के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है? देखिए, जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और कक्षा में ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो आपको अपराधी प्रवृत्ति के होंगे। 1-2 बच्चे से होते हैं या विद्यालय में मिलते हैं। तो अपराधी प्रवृत्ति बालकों के लिए उपयुक्त जो विधि होती है उपचारात्मक विधि होती है। ठीक है, क्या हो जाएगी? कौन सी विधि कहलाएगी? उपचारात्मक विधि कहला जाएगी। बुद्धि के क्रमिक विकास का सिद्धांत के जनक कौन है? सभी बताइए। जी हाँ, जब भी बुद्धि के क्रमिक विकास के सिद्धांत की बात करें और इनके जनक की बात करें, 2 ही मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है। एक आता है बर्ट और एक आता है वर्नन। ठीक है, तो दोनों को नोट कर लेना कि बुद्धि के क्रमिक विकास का सिद्धांत के जो जनक है बर्ट एवं वर्नन है। अगला जो प्रश्न है कि किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? जी हाँ, ऐसी पद्धति का नाम बताइए जिसमें जो है खेल गीतों द्वारा दी जाती है, वह आपका है किंडरगार्टन पद्धति। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? लगभग सभी जानते होंगे। जी हाँ, दोहराने की प्रवृत्ति, जी हाँ, ऐसे ही बताइए जो बच्चे दोहराते हैं। जैसे हम प्रश्न कई बार आपको दोहराते हैं, उत्तर भी कई बार दोहराते हैं, ताकि प्रश्न और उत्तर का मेल मिलाप आपके दिमाग पर स्टोर हो जाए। आपके दिमाग पे जो मेमोरी है उस पर ये सारे प्रश्न स्टोर हो जाएं, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम हॉल में बैठें, ये स्टोर आपके काम आने वाला है। इस प्रश्न का जो स्टोर करेंगे, उत्तर जो स्टोर होगा वह आपके एग्ज़ाम को फतेह करने में काम आने वाला है। तो दोहराने की प्रवृत्ति जो है आप किसकी बात करेंगे? सहसावस्था की बात करते हैं। नोट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार क्या होता है? व्यक्तित्व भिन्नता मतलब आप और हमारे जहां आसपास देखते होंगे जितने भी मानव हैं, इनमें व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं और इनका जो प्रमुख आधार होता है वह होता है वंशानुक्रम, वातावरण। यानी व्यक्ति हमारे और आपका जो वंशानुक्रम है और हम जहाँ आसपास रह रहे हैं उसका वातावरण होता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कारण जो है व्यक्तिगत भेद के हैं। देखिए, व्यक्तिगत भेद की बात करें काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था कोई व्यक्तिगत भेद नहीं होती है। औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भेद या व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो व्यक्तिगत भेद और भिन्नता आपने समझ लिया कि औसत समूह में देखा जाए
मानसिक, शारीरिक और विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर व्यक्तित्व भेद या व्यक्तित्व भिन्नता कहलाती है। व्यक्तिगत भेद के कारण क्या होते हैं? तो हमने आपको बता दिया, वंशानुक्रम और वातावरण होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व भिन्नता का कारण क्या होता है? तो व्यक्तित्व भिन्नता का कारण होता है वंशानुक्रम। ये भी आपको नोट कर लेना है, कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। व्यक्तिगत भेद का कारण क्या नहीं होता है? तो जनसंख्या में वृद्धि ये कोई व्यक्तिगत भेद का कारण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता से संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है, यह कथन किसका है? जी हाँ साथियों, व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है, यह कथन आपके किसका है? यह कथन आपके स्किनर महोदय जी का कथन है, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, कथन किसका है? स्किनर महोदय जी के कथन है। अगला प्रश्न है, अन्य बालकों की भिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपक की भिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ये कथन किसका है? तो अन्य बालकों की भिन्नताओं की जो मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की भिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, यह कथन गैरिसन व अन्य का कथन कहलाता है। और आपको पता है पूरे 150 क्वेश्चनों में से 4 से 5 कथन स्टेटमेंट आपको अवश्य पूछ लिए जाते हैं। इतने सारे कथन स्टेटमेंट हैं और लगभग, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है। जब कन्फ्यूजन होता है तो यही प्रश्न हमारे टफ हो जाते हैं, जो हमें कंफ्यूज क्रिएट करते हैं वही प्रश्न टफ होते हैं। ठीक है, अगला है, द सोशियोमेट्री रीडर पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आप चाहते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बाल विकास की पुस्तकें हैं, इनके लेखक और जो महत्वपूर्ण कथन है, इनसे ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो बनाई जाए, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ट्रिक के साथ हम कथन को लेकर आएंगे ताकि आपको याद करने में, समझने में और पहचानने में बहुत ही आसानी हो कि यह किसका कथन है। अगला कि हमने क्या बताया, द सोशियोमेट्री रीडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके हम बात करेंगे मोरेनो। जी हाँ, जैकब लेवी मोरेनो। द सोशियोमेट्री रीडर पुस्तक के लेखक हैं जैकब लेवी मोरेनो। साथियों, 18 मई 1889 से लेकर 14 मई 1974 तक इनका रोमनियाई अमेरिकी मनोचिकित्सक, मनोसमाजशास्त्री और शिक्षक, साइकोड्रामा के संस्थापक और समूह मनोचिकित्सक के अग्रणी थे। अपने जीवन काल के दौरान इन्होंने अग्रणी सामाजिक वैज्ञानिकों में से एक रूप में पहचाना गया था। विद्यालय का यह कर्तव्य होता है कि प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य बालकों से कितना ही भिन्न क्यों न हो। ये किसने लिखा है? तो यहाँ पे देखिएगा, विद्यालय का यह कर्तव्य होता है कि प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य बालकों की कितना भिन्न क्यों ना हो। तो यहाँ पे देखिए, बालक की अगर बात करते हैं, एक बालक यहाँ पर आया है और एक बालक यहाँ पर आया है, दो बालकों का जिक्र हुआ है, अर्थात यह कथन क्रो और क्रो का हो जाता है। जी हाँ, विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य बालकों से कितना ही भिन्न क्यों ना हो। यह कथन जो है किसने लिखा है? क्रो एवं क्रो ने लिखा है। अगला, भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को एक ही बार में फतेह करना, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके के साथ सिलेक्शन पाना, सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है, यह जो कथन दिया गया है स्ट्रैंग का कथन है, क्योंकि भय मुक्त कौन कर सकता है? आपका स्ट्रांग होना ही भय मुक्त कर देगा। अगर आप स्ट्रांग है तो आप भय आपको आ ही नहीं सकता है। तो भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है, यह कथन है किस मनोवैज्ञानिक का है? स्ट्रैंग मनोवैज्ञानिक का है। अगला जो प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्ध क्या होती है? तो हमने आपको बताया था प्रतिभाशाली जिक्र होता है तो 130 प्लस करना है। तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्ध की बात करते हैं 130 से अधिक होती है। असमान व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं, तो जो बालक असमान व्यक्तित्व वाले होते हैं वे बालक प्रतिभाशाली होते हैं। पिछड़े बालक वे होते हैं, तो पिछड़े बालक को हम क्या कह सकते हैं? पिछड़े बालक वे होते हैं जो किसी बात को बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं, ऐसे बालक पिछले वाले बालक की कैटेगरी पर आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया कि शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है, अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण एक साथ मिल जाते हैं, ये कथन किसने दिया है? तो साथियों, शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम होता है,
अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण एक साथ मिल जाते हैं, यह कथन कुप्पोस्वामी ने दिया है, नोट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि कोई भी बालक जिसका व्यवहार समान सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके तो बाल अपराधी है। तो बाल अपराधी के परिभाषा दी गई कि कोई भी बालक जिसका व्यवहार समान सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके या बाल अपराधी है। तो यह कथन किसके द्वारा? गुड के कथन के दिया गया। बाल अपराधी है, नाम है गुड। गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। और एक गुड़ होता है मीठा वाला, ठीक है। तो अच्छा भी है और गुड़ शब्द तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी जा रही? बाल अपराधी की बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू गुड। साथियों, अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या होती हैं? तो प्रतिभाशाली जो बालक होता है साहसी जीवन जीना पसंद करता है, खेल में अधिक रुचि लेता है और अमूर्त विषयों में रुचि लेता है, जिसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चा उसमें इंटरेस्ट और लेता है। जितना ज़्यादा कठिन प्रश्न होता है उसको खोजने, समझने, हल करने में उतना ही उत्साहित होता है, उत्सुक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाल अपराध के प्रमुख कारण क्या होते हैं? अक्सर आप देखते होंगे बाल अपराध होता है। तो बाल अपराध होने का कारण होता है कुछ अनुवांशिक कारण भी होता है, कुछ शारीरिक कारण और कुछ मनोवैज्ञानिक कारण। तो ये तीनों कारण होते हैं। अगला, समस्यात्मक बालक के प्रमुख प्रकारों में किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? तो समस्यात्मक बालक के प्रकारों में देखा जाए तो जो बालक अनुशासन में रहते हैं तो उनको हम समस्यात्मक बालक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे ऑलरेडी अनुशासन में हैं तो समस्यात्मक तो हो ही नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मंदबुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार कौन सी विशेषता होती है? तो अकॉर्डिंग टू स्किनर की महोदय की बात करते हैं, स्किनर मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं, तो मंदबुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार जो विशेषता होती है, दूसरों को मित्र बनाने की इनमें अधिक इच्छा होती है, आत्मविश्वास का अभाव पाया जाता है और संवेगात्मक और सामाजिक इनमें असंयोजन होता है, क्योंकि मंदबुद्धि की बात करते हैं। मित्र बनाने में इच्छा तो होती है लेकिन आत्मविश्वास इनमें नहीं होता है, ना ही संवेगात्मक और सामाजिक संयोजन होता है। अगला प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा और इसके साथ साथ ही आपकी पावलोव, थार्नडाइक, कोहलबर्ग, वाइगोस्की सभी मनोवैज्ञानिक को क्लासेज मिल जाएगी पार्ट वाइज, जरूर यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करते हैं, नैतिकता के बात करते हैं, नैतिक विकास की बात करते हैं। नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है और इनको जो है कई भागों में विभाजित भी किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो प्रतिभाशाली बालकों की समस्या क्या होती है? जी हाँ, समस्या सभी की होती है, चाहे मंदबुद्धि बालक हो चाहे प्रतिभाशाली बालक हो। तो प्रतिभाशाली बालक की यह समस्या होती कि गिरोह में शामिल होना पड़ता है, अध्यापन विधियों में स्कूल विषय और व्यवसाय के चयन की समस्या आती रहती है। निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन होता है? जो चोरी करने वाला बालक होता है इसको भी हम समस्यात्मक बालक की कैटेगरी पर रखेंगे, समस्यात्मक बालक पर ही ऑप्शंस पर रखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण क्या होता है? समस्यात्मक बालक आपने जान लिया, लेकिन बालकों में जो समस्यात्मक व्यवहार होता है उसका कारण नहीं है। और क्या कारण है? तो बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का जो कारण है मनोरंजन की सुविधा या कोई कारण नहीं हो सकता है। इसके पहले हमने जो जो बताया है वो सारों को आपको इकट्ठा करके लिख लेना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको देखना पड़ेगा कि क्या ऑप्शंस पूछा जा रहा है। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं। जी हाँ, प्रतिभाशाली के साथ साथ वंचित वर्ग की बात करते हैं। तो वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? देखिए, जो बालक अंध व अपंग बालक होते हैं, मंदबुद्धि व हकलाने वाले के बालक होते हैं, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर बालक होते हैं, ये वंचित वर्ग के बालक के अंतर्गत आते हैं। वंचित मतलब समान के साथ इनका कुछ नहीं कर सकता। जो समान बालक होते हैं इनके साथ इनका जीवन यापन या कह सकते हैं उस तरह का ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो वंचित बालक आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? देखिए, ऐसे बच्चे जो प्रतिभावान हों आप शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, तो आपको कहा जाए कि आप इस कक्षा में प्रतिभावान बालकों की पहचान कीजिए, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो आप उस कक्षा में बुद्धि परीक्षा करेंगे, अभिरुचि परीक्षण के द्वारा भी कर सकते हैं और उपलब्धि परीक्षण, यानी कोई प्रश्न देंगे, 10 प्रश्न दे दिया जाए, उनमें से पूछा जाए कितने किसने सही किया है,
ठीक है, इनके द्वारा जो है, इन तीनों के द्वारा जो है आप प्रतिभावान बालकों की पहचान कर सकते हैं। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आय के अनुसार एक कक्षा नीचे का करने में असमर्थ रहता है। ये कथन किसका है? जी, पिछड़ा बालक ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चा जो है 5वीं पास कर गया और उसको तीसरी या चौथी क्लास का प्रश्न दे दिया जाए जो पढ़ के ऑलरेडी गया है, वह सॉल्व नहीं कर पाता, ऐसे बालक पिछड़े बालक कहलाते हैं। और ये कथन किसका है? ये कथन बर्ट महोदय जी का है, बर्ट मनोवैज्ञानिक का है, नोट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, कुशाग्र अथवा प्रतिभावान बालक वे होते हैं जो लगातार किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन टर्मन महोदय जी का है, नोट कर लीजिएगा। अगला, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या इनमें से क्या नहीं होती है? तो समाज में संयोजन करना यह प्रतिभाशाली बालकों की कोई समस्या नहीं होती है। प्रतिभाशाली कैसे बालक होते हैं? तो प्रतिभाशाली कुछ जन्मजात भी होते हैं, जी हाँ, जिनमें प्रतिभाशाली होती है तो बच्चा शुरू से ही, ठीक है, ज्ञानी होता है, ठीक है, शुरू से ही सीखने में उत्सुकता रखता है, तर्क वितर्क करने में उत्सुकता रखता है। तो प्रतिभाशाली जो होते हैं लगभग जन्मजात से कह सकते हैं। विकलांग बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो जो नेत्रहीन बालक हैं, शारीरिक विकलांग है, जो बालक गूंगे हैं, ये सारे बालक विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। जो सामान्य से अलग हैं, जो सामान्य के भांति, ठीक है, जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? विकलांग बालक की श्रेणी पर आ जाते हैं। प्रतिभावान बालकों में किस अवस्था के लक्षण जो है शीघ्र दिखाई देते हैं? तो प्रतिभावान बालकों में बाल्यावस्था के लक्षण जो है शीघ्रता से जो है दिखाई देते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग एंड केयरिंग एंड लविंग एंड ऑल टीटी ग्रुप्स की बात करते हैं, सभी शिक्षक बंधुओं की बात करते हैं। ये हमने 2 पार्टों में महत्वपूर्ण 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। आगामी क्लास के लिए चैनल से जुड़े रहिए, अपने टीटी फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले, फ्री में क्लासेज मिले, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करें। टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ जल्दी आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।